शहर हैं? और क्या इसके लिए ईरान इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है? और क्या ईरान के इस खतरे से निपटने के लिए इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर दुनिया के सबसे खतरनाक और यूनिक हथियार बना रहा है? क्या वो ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में आज तक दुनिया को कोई इल्म तक नहीं, किसी ने ऐसे हथियार न देखे न सुने? आइए 7 अक्टूबर 2025 को द जेरूसलम पोस्ट में छपे नेतन्याहू के एक अहम इंटरव्यू का पोस्टमार्टम करते हैं। इसराइल का वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू फिर ईरान के नाम से दुनिया को डराने लगा है। उसने एक टीवी शो में बैठे बैठे कहा, ईरान अब ऐसी मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क, बोस्टन, वॉशिंगटन या मियामी शहरों तक पहुंच जाएगी। यानी उसकी जुबान में फिर वही पुराना ड्रामा, ईरान अब अमेरिका को भी एटॉमिक गन पर रखेगा। असल में उसने कहा कि ईरान की मिसाइल की जो रेंज है 8,000 किलोमीटर तक की हो चुकी है, और अगर ये 3,000 किलोमीटर और बढ़ जाए तो अमेरिका के ईस्ट कोस्ट यानी कि मशरकी साहिल तक पहुंच जाएगी। ईरान से भी एक बयान अभी आया था हफ्ते भर पहले कि अब वो अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाने जा रहा है, तो शायद नेतन्याहू ने यहां से कुछ उठाया है। नेतन्याहू ने कहा कि इन लोगों के पास न्यूक्लियर गन नहीं होनी चाहिए, न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, ये रैशनल नहीं है, ये डेथ टू अमेरिका बोलते हैं। यानी नेतन्याहू के बयान में ये लोगों का मतलब मुस्लिम ममालिक से जोड़कर भी देखा जा सकता है। यानी उसके मुताबिक मुस्लिम मुल्कों के पास न्यूक्लियर हथियार, न्यूक्लियर गन नहीं होनी चाहिए, वरना वो कल को खतरा बन सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम ममालिक बस न्यूक्लियर हथियार ना होने की वजह से ही इसराइल पर हावी नहीं हो पाते हैं। यानी मतलब साफ है, नेतन्याहू ईरान का नाम लेकर फिर अपने ही लोगों को और अमेरिका को डराने की कोशिश कर रहा है, ताकि जंग और हथियार के बजट पर सवाल ना उठे। इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि वो फिर से अमेरिका को तैयार कर रहा है इस बात के लिए कि वो वापस ईरान पर हमला करे। अब जरा ध्यान से सुनिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बड़ा दावा किया है कि इसराइल और अमेरिका मिलकर दुनिया के सबसे एडवांस्ड, सबसे खतरनाक हथियार बना रहे हैं, और उसने कहा कि इस्राएली इंटेलिजेंस ने कई बार अमेरिकन की जान बचाई है। यानी हर बयान में वो खुद की वाहवाही और ईरान की तौहीन के साथ ही अमेरिका को भी कमजोर दिखा रहा है। नेतन्याहू ने अपने इंटरव्यू में कहा, इस ताजा इंटरव्यू में जो 7 अक्टूबर को छपा है 2025 को, इस इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल और अमेरिका मिलकर ऐसे ऑफेंसिव हथियार बना रहे हैं जो दुनिया की किसी पावर, किसी मुल्क के पास नहीं है। यानी ना चाइना के, ना रूस के, और बाकी को तो आप गिनो मत। नेतन्याहू का कहना था कि दुनिया के सबसे एडवांस्ड हथियार इसराइल ने बनाए हैं और हम उन्हें अमेरिका के साथ शेयर कर रहे हैं, यानी अमेरिका को भी दे रहे हैं। वो ये भी बताता है इस इंटरव्यू में कि इसराइल का डिफेंस एग्रीमेंट अमेरिका के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसराइल ने डिफेंस टेक्नोलॉजी में इतिहास रचा है, हिस्ट्री बनाई है। यानी एंटी मिसाइल सिस्टम, ड्रोन्स, साइबर वेपन वगैरह में इसराइल का हाथ मजबूत है, ये नेतन्याहू बताना चाह रहा है। असल में इस बयान का मतलब ये समझिए दोस्तों कि वो ये दिखाना चाहता है कि अमेरिका को इसराइल की जरूरत है, और इसराइल सिर्फ एक छोटा सा मुल्क नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की सुपर पावर है, जो अमेरिका को भी हथियार बनाना सिखाता है। समझ रहे हैं, ये नेतन्याहू का मकसद है। लेकिन दोस्तों, मेरी नजर में ये बयान सिर्फ एक पॉलिटिकल शोर है। असल हकीकत इतनी रहस्यमयी या इतनी यूनिक नहीं जितनी कि नेतन्याहू पेश करता है। अमेरिका के पास पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा हथियार नेटवर्क है, और इसराइल ज्यादातर को डेवलपमेंट पार्टनर की हैसियत से काम करता है, ना कि सुपर पावर से आगे वाली पोजीशन में। कम लफ्जों में कहूं तो नेतन्याहू कहना चाहता है कि हमारे बगैर अमेरिका भी अधूरा है। मगर सच्चाई यह है कि इसराइल अमेरिका की छत के नीचे ही मजबूत है। अगर एक बार यह छत हट गई तो इसराइल की जमीन को खिसकने में भी वक्त नहीं लगेगा। आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, बताइएगा कमेंट में। लेकिन अभी कहानी बाकी है। 7 अक्टूबर 2025 को
द जेरूसलम पोस्ट अखबार में जो रिपोर्ट छपी है उसके मुताबिक नेतन्याहू ने गजा में जारी जंग को लेकर कहा, हम जंग के आखिरी दौर में हैं, मगर जब तक हमास खत्म नहीं होता हम रुकेंगे नहीं। उसने यहां तक कह दिया कि हमने ईरान की ज्यादातर प्रॉक्सीज को कुचल दिया, हिजबुल्लाह, हमास, हूथी सबको कुचल दिया। यानी वही पुरानी डींगे, वही जबानी फतह, यही शगल है नेतन्याहू का। असलियत यह है कि 2 साल की जंग में गजा का खून बहा, लाखों लोग बेघर हुए, लेकिन नेतन्याहू सिर्फ माइक पर ही फतह पा सका। नेतन्याहू की तरफ से ईरान को लेकर जो डर फैलाया जा रहा है वो ज्यादातर सियासी हथकंडा लगता है, ताकि अमेरिका की तरफ से सहारा और फंडिंग दोनों जारी रहें। आम जुबान में कहें तो ईरान की न्यूक्लियर मिसाइलों का वजूद अभी नेतन्याहू की बातों में ज्यादा है, हकीकत में कम। बाकी वो जो हर दफा हमने सब कुचल दिया कहता है, ऐसे बयानों से पता चलता है कि उसे बस अपनी सियासी कुर्सी बचाने की फिक्र है, ना कि इंसानियत की। नेतन्याहू ने जो कहा कि हम सबसे खतरनाक हथियार बना रहे हैं, उसके लिए एक खबर तो देखनी पड़ेगी जो 3 अक्टूबर को आई थी, 2-3-4 रोज पहले, कि अर्बिल स्मार्ट राइफल सिस्टम, ये वो तस्वीर है, ये है अर्बिल स्मार्ट राइफल सिस्टम। और ये ऐसी एक बंदूक नहीं कि जो कंधों पर लेकर चली जाए। IWI ने इसे बनाया, यानी इसराइल की वेपन इंडस्ट्री ने। और ये है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी वाली गन, यानी इससे ड्रोन्स को मारा जाएगा, मारकर गिराया जाएगा। अभी तक ड्रोन्स को मार गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम काम करते थे, लेकिन इसराइल को हम जानते हैं टेक्नोलॉजी में आगे है, उसने एक बंदूक बना ली है ड्रोन्स गिराने के लिए। ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही ऑपरेशनल हो जाएगी और बहुत ही इफेक्टिव है और कई सालों की मेहनत के बाद बनी है। मॉडर्न वॉरफेयर में जो सबसे बड़ा हथियार बना है वो ड्रोन बने हैं। अब ड्रोन्स की वजह से पता है क्या हो रहा है, वो जो बहुत बड़े बड़े जासूसी के नेटवर्क थे, CIA के, MI6 के, मोसाद के, वो कम हो गए हैं। बहुत कम जासूसों को सैलरी देनी पड़ रही है, क्योंकि उनसे कहीं ज्यादा अच्छा काम ड्रोन्स कर ले रहे हैं। वो जो टोह लेते हैं, वो जो खुफिया मिशंस पे होते हैं, कौन कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, ड्रोन्स में सेंसर और कैमरा लगे हैं, वो फौरन तस्वीरें भेजते हैं और पता चल जाता है एकदम डेटाबेस से, आजकल इंटरनेट की दुनिया में, कि अच्छा इस फलाने ग्रोह के सरगना ने उससे मुलाकात की। पहले ये काम एजेंट्स करते थे। ऐसा नहीं है कि एजेंट्स का वजूद खत्म हो गया। एजेंट्स का वजूद क्या है वो हमने इसराइल और ईरान की 12 दिन की जंग में देख लिया, कि बड़े बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट, बड़े बड़े IRGC के कमांडर ईरान के पहले दूसरे दिन ही मार दिए इसराइल ने। तो वो काम एजेंट्स का था और वो रहेगा, कि फौरन पर्टिकुलर जगह पर कोऑर्डिनेट्स देके हिट करवाना। लेकिन ड्रोन्स ने उनका काम कम कर दिया। तो ये जो गन आई है ना सर, जो इसराइल ने बनाई, इससे दावा किया गया है कि बड़े बड़े ड्रोन्स को जो है, या बहुत तेज चलने वाले ड्रोन्स को भी ये मारकर गिराई जा सकती है। लेकिन किसी भी हथियार की जो असली परीक्षा है, असली एग्जाम है या असली टेस्ट है, वो मैदान जंग में ही होता है। और हमने मैदान जंग में आयरन डोम और एरो, इन सब के बारे में किए गए दावे देखिए कि कैसे ईरान की मिसाइलों ने जाकर जबरदस्त तरीके से हिट किया इसराइल में, उन जगह को जहां निशाना लगाया गया था। और वो सारे सिस्टम्स जिनके बारे में बड़े बड़े दावे किए थे, वो दावे सफेद हाथी साबित हुए, इंटरसेप्शन हुए, लेकिन टोटल नहीं। अब ये गन कितनी कामयाब रहेगी पता नहीं। हाँ, ये सस्ती जरूर होगी, क्योंकि इंटरसेप्टर दागने में तो लाखों रुपए एक साथ चले जाते हैं। ये शायद कुछ हजार रुपए की गोली होगी इसकी, बड़ी वाली। एक और हेडलाइन देखिए जो 6 अक्टूबर को आई 2025 को, टू प्रिजर्व राइजिंग लॉयंस अचीवमेंट्स, इसराइल मस्ट सपोर्ट एन ईरान न्यूक्लियर डील। अब ये अटलांटिक काउंसिल .org की रिपोर्ट है, जो ये कहती है इसराइल ने जो ईरान पर ऑपरेशन चलाया 12 दिन की जंग, उसे उसने नाम दिया राइजिंग लॉयन। तो ये कहते हैं कि जो अचीवमेंट्स मिले हैं इसराइल को ईरान के खिलाफ चलाए उस ऑपरेशन राइजिंग लॉयन में, मतलब इनका कहना है कि अचीवमेंट मिले हैं, यानी जीत मिली है ईरान पर, एक तरीके से कह लीजिए। उसे बरकरार रखने के लिए
اسرائیل کو ایران کی نیوکلیئر ڈیل والے جو معاہدہ ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کو اپوز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایران ایک ڈیل میں بند گیا تو اسرائیل کے لیے آسانی ہو جائے گی، لیکن اگر وہ کھلا سانڈ رہا تو یہ سانڈ اسرائیل کے سینگ ضرور مارے گا، اور کہاں مارے گا، کب مارے گا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ میں نے فیکٹس کے ساتھ اپنی سمجھ سے آپ کے سامنے رپورٹس رکھ دی ہیں، امید یہ کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔